Hi friends, welcome on Europedia, and this video is related to Maharashtra Public Service Commission ITI Principal Vice Principal एग्जाम जो 16 अगस्त को है। और उसमें यूरोपीडिया आपको माइक्रो मॉड्यूल के अंदर यूरोपीडिया इज प्रोवाइडिंग यू 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और उसी में एक मेरा आज का जो टॉपिक है वो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से रिलेटेड है, जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपका टॉपिक नंबर 11 उसका सब टॉपिक है। आपको 20 टॉपिक है आपके सिलेबस में। पेपर का लेवल आपका हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, मतलब डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। 50 ऐसे टॉपिक्स हैं फ्रेंड जिनको अगर आप करेंगे तो 100 में से आपके 60-70 प्लस क्वेश्चंस वहां से आएंगे। उन टॉपिक्स में से ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी उसी में से एक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड डिजाइन एक सबसे बड़ा टॉपिक है आपका 20 में से, और उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कन्फ्लिक्ट थ्योरीज, मोटिवेशन थ्योरी, लीडरशिप थ्योरीज और भी बहुत से टॉपिक्स हैं। तो मोटिवेशन थ्योरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन सारे 20 टॉपिक्स में से 50 सब टॉपिक्स हमने निकाल के आपको उसके वीडियोस वगैरह प्रोवाइड किए हैं। और 20 जुलाई तक आपका एग्जाम 16 अगस्त को है, 16 अगस्त को है। 20 जुलाई तक आपके 50 के 50 ये टॉपिक्स ये ऐसे ही तैयार हो जाएंगे जैसे अभी मैं आपको लेक्चर लूंगा तो ये वही टॉपिक है। तो 20 से 25 मिनट का आपका लेक्चर होता है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये डॉक्यूमेंट आप लेंगे और इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करेंगे, और पीछे जो क्वेश्चंस हैं आपके 20 एक क्वेश्चंस होते हैं, 20-30 क्वेश्चन वो आप लगाएंगे, जिससे आपका एक टॉपिक हो जाएगा। तो मान के चलिए आपका सारा टॉपिक हाफ एन आवर से 1 घंटे के बीच में हो जाता है। तो डेली आप 3 टॉपिक 4 टॉपिक आराम से कर सकते हैं। दैट मीन्स आप 10 से 15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। 16 अगस्त को आपका एग्जाम है। ये महाराष्ट्र जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपका निकाला था एग्जाम वाइस प्रिंसिपल आईटीआई का, उसी में मोटिवेशनल थ्योरीज एक टॉपिक है आपका। और ये आपका 16 अगस्त को जो नोटिफिकेशन आया था उसी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। और ये माइक्रो मॉड्यूल का पार्ट है। ये जो मेरा वीडियो है ये माइक्रो मॉड्यूल का पार्ट है। और इस माइक्रो मॉड्यूल में हमने शुरू में 2000 क्वेश्चंस आपको बोला था, लेकिन अब इसमें 3000 क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और 20 जुलाई को ये माइक्रो मॉड्यूल का जो डेली के टेस्ट सीरीज है वो तो स्टार्ट हो चुकी है। डेली 2 टेस्ट आप दे रहे हैं, एक पूरे टॉपिक का जो 20 टॉपिक है उसमें से किसी एक टॉपिक में से सारे क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस होते हैं, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका टेस्ट आपका होता है। तो अभी तक हम टेस्ट करते करते 11th टॉपिक तक पहुंच गए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तक हम लोग पहुंच गए। और इसी में आज हम मोटिवेशनल थ्योरीज एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मोटिवेशनल थ्योरीज हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद मोटिवेशनल थ्योरीज फ्रेंड्स। मोटिवेशनल थ्योरीज का मतलब ये होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं उनको मोटिवेट करना है सो दैट वो अपना काम ढंग से करें। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो मोटिवेशनल थ्योरीज हैं उनको 2 पार्ट में बांटा गया है, एक कंटेंट थ्योरी, एक प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी ये बोलती है कि क्या ऐसी चीज है जो लोगों को मोटिवेट करती है, मतलब क्या लोगों की नीड क्या होती है जो उनको मोटिवेट करती है। क्या उनको प्रमोशन मोटिवेट करता है, क्या उनको पैसा मोटिवेट करता है, क्या उनको वर्क प्रोफाइल मोटिवेट करता है, मतलब ऐसी क्या चीज है, उसका कंटेंट क्या है जो मोटिवेट करता है। और जो आपका प्रोसेस थ्योरी है वो ये कि मोटिवेशन प्रोड्यूस होती कैसे है, क्या मोटिवेट करता है और मोटिवेशन उनको मिलती कैसे है, किस तरीके से, प्रोसेस क्या है, वो बेसिकली प्रोसेस थ्योरी है। अब इसी की कैटेगरी में कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरीज को आगे बांटा गया है। तो कंटेंट थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है मास्लोज की नीड हायरार्की थ्योरी। इसको मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी बोलते हैं। अब देखो, जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा ही ऑब्वियसली। मैं इसको आपको सिंपलीफाई में पढ़ाता हूं। ये अपने पिरामिड याद करना है। मास्लो ये बोलता है कि इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं वो उसको मोटिवेट करती हैं। जैसे आपको भूख लगी है तो आप मोटिवेट होंगे कि आप खाना खाएं। आपको अगर बहुत ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं अपने काम में, वर्क प्लेस में, तो कोई नीड है आपको, या तो आप प्रमोशन चाहते हैं, या आप सेल्फ एस्टीम चाहते हैं, या आप रिकॉग्निशन चाहते हैं, कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आप कुछ भी काम कर रहे हैं। क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो किसी ना किसी सोर्स ऑफ मोटिवेशन को रीजन होता है जिसकी वजह से वो एफर्ट करना स्टार्ट करता है। तो इसमें जो नीड्स हैं उसको बांटा गया है। सबसे ऊपर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिर आता है एस्टीम नीड्स, फिर आता है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, फिर आता है आपका सेफ्टी नीड्स, फिर आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे नीचे आती हैं, जैसे मेरे को भूख लगी है, या मेरे को बेसिकली अपना कोई खाना खाना है, मेरे को ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, बॉडी से नीड। फिजियोलॉजिकल मींस बॉडी से रिलेटेड। और सेक्सुअल नीड भी इसी के अंदर आती हैं। सो बॉडी रिलेटेड नीड्स जैसे आपका हंगर है, या आपका कोल्ड है, आपको
आपको गर्मी लग रही है या आपको सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी की सारी आपकी जो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे नीचे वो आती हैं। उसके बाद अगर ये नीड्स आपकी पूरी होती हैं तो आपको सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी और सेफ्टी, आप सिक्योरिटी और सेफ्टी चाहते हो। सेफ्टी आपकी दूसरी नीड है, आप सेफ रहना चाहते हो, सिक्योर एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो, वो आपकी दूसरी नीड है। जैसे आप जानते हैं कोई बीमारी फैली हुई है, कोविड फैला था, तो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट रखते थे, सेफ रखते थे। आप किसी भी बड़ी ऊंची हाइट वाली जगह पे जाके अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखते हो सो दैट गिर ना जाए। सेफ्टी नीड्स, तो सेफ्टी नीड्स आपकी और सिक्योरिटी दूसरे नंबर पे आती हैं। तीसरे आती हैं आपकी रिलेशनशिप, सोशल नीड्स, फ्रेंडशिप नीड्स। रिलेशनशिप नीड्स मतलब आप किसी न किसी के साथ बिलोंग करना चाहते हैं, किसी ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं। इनफैक्ट आप जब जॉब करते हैं तो जॉब में सबसे पहले आपकी नीड्स होती हैं कि साहब मेरे को कुछ कमाना तो है, मैं फाइनेंशियली सेफ होना चाहता हूँ, फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहता हूँ। तो इस सेफ्टी नीड में आती है तुम्हारी जॉब, कि जॉब मेरी लग जाए, वो तुम्हारी सेफ्टी नीड है। फिर जॉब लगने के पीछे एक रीजन ये भी होता है कि मैं बिलोंगिंगनेस, मैं एक ग्रुप का पार्ट बनूं, मैं किसी ग्रुप का पार्ट हूं, मेरी कुछ ना कुछ वहां पे आइडेंटिटी बने, वो आपका बिलोंगिंगनेस नीड, कि जिसमें आपको अप्रिशिएशन मिले दूसरों से, दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करें। तीसरा आपकी एस्टीम नीड है। एस्टीम नीड मींस आपकी प्रेस्टीज, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका लोग प्रेज करेंगे, वो आपकी एस्टीम नीड है। जो बेसिकली आप देखते हैं बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो अपनी को मूवी बनाते हैं तो उनको लगता है कि हमें वैल्यू मिले, हमारे लोग हमारे जाने हमारे बारे में, एस्टीम नीड्स। और लास्ट में अगर आपकी सारी नीड्स पूरी होती हैं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अब मैं मेडिटेशन करना चाहता हूं, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिसके लिए मैं बना हूं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को बेसिकली देखना कि मैं क्या हूं, तो विद इन। सो बेसिकली अपना पोटेंशियल जितना भी है उसको अचीव करना, वो उसका एक एग्जांपल है। या अपने लिए जिस चीज के लिए तुम बने हो तुम वो काम कर रहे हो, तो बेसिकली आपका ये क्रिएटिव एक्टिविटीज या क्रिएटिव नीड्स। जो लोग सब कुछ अचीव कर चुके होते हैं लाइफ में, जैसे थिंक ऑफ अब्दुल कलाम, उनको भारत रत्न मिल गया, वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। फिर जब वो प्रेसिडेंट भी नहीं रहे, उसके बाद क्या नीड्स होंगी उनकी? ऑब्वियसली उनको जॉब की या पैसे की या सोशल रिकॉग्निशन तो सब हो गया। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, फिर उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, बच्चों से बात करना स्टार्ट किया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ऐसे आपकी नीड हायरार्की है, सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम नीड, बिलोंगिंगनेस नीड, तो इसको बेसिक नीड बोलते हैं। नीचे ये साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, ये आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं। तो कौन सी नीड कहां पे आती है इसका आपको पता होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी सैलरीज, ये सारे के सारा उसमें आता है। सेफ्टी नीड्स में आपका जितना भी इमरजेंसी आपका प्रोसीजर्स होते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल है, ये सेफ्टी नीड्स के बेस पे बना हुआ है। सोशल नीड्स आपकी, उसके बाद लोगों के साथ मिलना, उनके साथ टीम अप करना। एस्टीम नीड्स, आपने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन गए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ऐसी होती है। अब दूसरी थ्योरी है टू फैक्टर थ्योरी, हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये। और ये थ्योरी ये बोलते हैं कि दो फैक्टर होते हैं, एक हाइजीन फैक्टर होते हैं और दूसरा आपका जो फैक्टर है वो मोटिवेशन फैक्टर है और हाइजीन फैक्टर है। इस डायग्राम को ध्यान से देखना। तो दो फैक्टर होते हैं, एक हाइजीन फैक्टर और एक मोटिवेशन फैक्टर। अब हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी ये बोलती है कि जो चीज आपको सेटिस्फेक्शन देती है लाइफ में, काम के वर्क प्लेस के ऊपर, और जो आपको डिससेटिस्फेक्शन देता है, वो दोनों अलग हैं। तो जो फैक्टर डिससेटिस्फेक्शन देता है और जो फैक्टर सेटिस्फेक्शन देता है, ये दोनों अलग होते हैं। जो फैक्टर आपका डिससेटिस्फेक्शन देता है वो है लेस सैलरी, आपके पुअर रिलेशनशिप, पुअर वर्किंग कंडीशंस, वो हाइजीन फैक्टर है। हाइजीन आप जानते हैं ना, कि जैसे हाइजीनिक नहीं है, अगर ऐसा बोलें हाइजीनिक नहीं है जगह, ये बाथरूम गंदा पड़ा हुआ है, तो सोचो आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं और आपकी सैलरी बहुत कम है, तो आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब चलो ठीक है, आपकी सैलरी मैंने बढ़ा दी, सैलरी बड़ी कर दी, आपका सब कुछ ठीक कर दिया, तो क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी? आंसर है नहीं। आपकी डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। सेटिस्फेक्शन किन्हीं और फैक्टर से मिलती है, वो ये है कि आपको अचीवमेंट है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए, आप अपने इंटरेस्ट वाला काम में काम कर रहे हैं, एडवांसमेंट, आप एडवांस कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ अपने जॉब में, अपने काम में, ये फैक्टर आपके सेटिस्फेक्शन इंपार्ट करते हैं। तो मोटिवेशन फैक्टर आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं और हाइजीन फैक्टर आपकी डिससेटिस्फेक्शन को रोकते हैं। अब मान लो किसी जगह पे आप गए और वहां पे लाइट अच्छी नहीं है, एसी भी नहीं चल रहा है, बहुत गर्मी है, टॉयलेट गंदे हैं, तो वो आपका हाइजीन फैक्टर पुअर है। आप जॉब छोड़ सकते हैं उसके बेस पे। आप कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बहुत डिससेटिस्फाइड हो गए अपनी जॉब छोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे हाइजीनिक फैक्टर बहुत गंदे हैं, ठीक नहीं है।
तो आप डिससेटिस्फाई हो गए। मान लो आप किसी जगह आप ऑफिस में काम कर रहे हो जहां पे एसी चल रहा है, जहां पे वॉशरूम बहुत अच्छे हैं, तो क्या आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी? आपको जॉब डिससेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, डिससेटिस्फाई नहीं होंगे आप, लेकिन सेटिस्फाई भी नहीं हो सकते। हो सकता है कि आप सेटिस्फाई ना हो। जैसे टिपिकल गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करता हूं, गवर्नमेंट जॉब में सब चीजें हैं। गवर्नमेंट जॉब में आपको सैलरी मिलती है, टाइम पे मिलती है, आपकी सेफ जॉब है, सब सही है। लेकिन शायद जो आप करना चाहते हैं, आप वो गवर्नमेंट जॉब में वो नहीं कर रहे हैं। आप शायद बने किसी और चीज के लिए, लेकिन काम आप मार्केटिंग का कर रहे हैं, या आप क्लरिकल काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना चाहिए, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो हर्ज़बर्ग में बोलता है कि जो फैक्टर आपके जॉब डिससेटिस्फेक्शन करवाते हैं वो हाइजीन फैक्टर है, और उनको बेसिकली मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं। हाइजीन फैक्टर्स को मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं। ये बेसिकली वो फैक्टर हैं जो इंप्लॉय की डिससेटिस्फेक्शन को रोकते हैं। ये बेसिकली वर्क की जो सिचुएशन है उसके बारे में बात करते हैं। अगर ये फैक्टर ना हो, अगर ये चीजें ना हो, तो इंप्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर हाइजीन फैक्टर ना हो तो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा वर्कर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हाइजीन फैक्टर जिनको मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं, अगर वो ना मिले, सैलरी आपको ना मिले, तो आप डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, आप जॉब छोड़ देंगे। मैंने आपको बड़े दिनों बाद मिला और मैंने आपसे पूछा कैसा चल रहा है जॉब, आप बोला ठीक चल रहा है। आप को डिससेटिस्फेक्शन है आपको ना? डिससेटिस्फेक्शन नहीं है। सेटिस्फेक्शन है? सेटिस्फेक्शन भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो जॉब आप कर रहे हो उसमें हाइजीन फैक्टर मिसिंग नहीं है, तो आप डिससेटिस्फाइड नहीं हो। लेकिन मोटिवेशन फैक्टर भी नहीं है, तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो। अब मोटिवेटर वो होते हैं जो वर्क से रिलेटेड है, जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्क इंटरेस्ट, ये सब चीज। अगर ये फैक्टर हैं तो आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे अगर आप जो काम कर रहे हैं इसमें आपको इंटरेस्ट लगता है, वो आपके नेचर से मैच करता है, प्रोफाइल से मैच करता है, तो आपको उसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये था आपका हर्ज़बर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी। अब चलते हैं मैक्लीलैंड का नीड थ्योरी। मैक्लीलैंड ये बोलता है कि ह्यूमन 3 फैक्टर्स की वजह से वो मोटिवेट होता है। एक, नीड फॉर सक्सेस, अचीवमेंट। दूसरा, नीड फॉर पावर, इन्फ्लुएंस। तीसरा, नीड फॉर बिलोंगिंगनेस, एफिलिएशन। तो ह्यूमन बीइंग इन 3 फैक्टर से मोटिवेट होता है। वो अपने आप को बिलोंगिंगनेस या एफिलिएट करना चाहता है, किसी ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है। एफिलिएशन नीड्स होती हैं। नंबर 2, उसकी इन्फ्लुएंस या पावर नीड्स होती हैं। वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करना चाहता है अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। तीसरा, वो नीड फॉर सक्सेस या अचीवमेंट, वो बेसिकली कोई अचीवमेंट करना चाहता है, तो ये तीसरी नीड उसकी अचीवमेंट नीड होती है। ये मैप, ये इमेज ध्यान से देखना। तो अचीवमेंट नीड्स आपकी, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर और नीड फॉर एफिलिएशन, ये 3 आपके पास चाहिए। मैक्लीलैंड ये 3 के बारे में बोलता है। और आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, बहुत टेढ़ा बेढ़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो आप उसके लिए तैयार रहें। ये है, आप इसको थोड़ा देख लें। नीड फॉर अचीवमेंट, कि आपको अचीवमेंट की नीड होती है, आप चैलेंजिंग गोल करना चाहते हैं और उसको अचीव करना चाहते हैं, सो दैट आपको लगे मैंने अचीव कर लिया है। नीड फॉर पावर, यही रीजन है कि जो आप सिविल सर्विसेज के लिए एस्पायर करते हो, जो आप यूपीएससी एग्जाम लिखते हो, सिविल सर्विसेज के लिए एस्पायर करते हो, उसके पीछे मोटिवेशन क्या है? आप पावर कॉन्शियस हो, आपको पावर चाहिए। नीड फॉर अचीवमेंट, आपको लगेगा मैंने सबसे मुश्किल एग्जाम निकाल लिया, नीड फॉर अचीवमेंट। और नीड फॉर एफिलिएशन, कि आप एक सिविल सर्विसेज का ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बन जाओगे, जो काफी पावर रखते हैं, जो एक अच्छा ग्रुप माना जाता है इंडिया में ऑफिशियल्स का। तो ये तीनों चीजें वहां पे हैं, इसलिए आप मोटिवेट होते हो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। आगे चलते हैं, आपका ERG थ्योरी। देखो, जो मास्लो का मॉडल है उसी को 3 ग्रुप में बांट दिया गया। E स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टेंस, ये एल्डर्फर का थ्योरी है। एग्जिस्टेंस, बेसिक नीड्स, रिलेटेडनेस, सोशल नीड्स, ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ERG थ्योरी जो है वो मास्लो की जो 5 नीड हायरार्की है उन्हीं को छोटा करके इसने ERG थ्योरी बना दिया। E एग्जिस्टेंस, बेसिक नीड्स है उसमें, रिलेटेडनेस, सोशल नीड्स, ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसने बेसिकली आपकी जो आपकी बेसिक नीड्स हैं और जो आपकी सेफ्टी नीड्स हैं उनको मर्ज करके एग्जिस्टेंस बना दिया। तो एग्जिस्टेंस में क्या आ गया? फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये मास्लो का नीड हायरार्की है, इन 2 को एग्जिस्टेंस बोल दिया, इन 2 को उसने रिलेटेडनेस बोल दिया, इन 2 को मिला के बीच में से उसने ग्रोथ नीड बना दिया। ERG। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ERG थ्योरी में E क्या है, R क्या है, इसको याद कर लेना है। तो डिफरेंस क्या है कि जो मास्लो नीड हायरार्की वो ये बोलती है कि जब तक आपका बेसिक नीड पूरी नहीं होती आप ऊपर नहीं जा सकते। मास्लो ये बोलता है कि जब तक आपकी ये नीड पूरी नहीं होती आप ऊपर नहीं जा सकते। तो बेसिकली उसने इसको बिल्कुल एक अलग से सेग्रीगेट किया था। लेकिन ERG कंटिन्यूम है, वो ये बोलता है
कि आपकी साइमल्टेनियस हो सकता है कि आपके मल्टीपल नीड लेवल पे आपका मोटिवेशन चल रहा हो, कि आपका बेसिक अगर लेवल आपका सेटिस्फाइड नहीं भी है, बेसिक नीड सेटिस्फाइड नहीं है, तो हो सकता है आपकी सोशल नीड सेटिस्फाइड है। फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन, अगर हायर लेवल नीड आपकी मीट नहीं होती है, पर्सन बेसिकली हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो और लोअर लेवल पे अपनी एनर्जी को फोकस कर दे। तो ये आपका इसके कुछ इनपुट्स हैं इस थ्योरी के बारे में। उसके बाद आपकी प्रोसेस थ्योरीज कि मोटिवेशन होती कैसे, कैसे अकर होती है मोटिवेशन, तो क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है मोटिवेशन के होने में। तो सबसे पहले इसमें आपका व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। तो ये व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये बोलती है, अभी तक हमने कंपोनेंट देखे कि मोटिवेशन के पीछे कंपोनेंट क्या है, कि मैं इस कंपोनेंट के लिए, इस चीज के लिए मोटिवेट हूंगा। अब हम देख रहे हैं प्रोसेस क्या है। तो व्रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो ये बोलती है कि मैं मोटिवेट इसलिए हूंगा क्योंकि मेरे को अपना प्लेजर को मैक्सिमम करना है और अपनी पेन को मिनिमाइज करना है। मैं बेसिकली ऐसा बिहेवियर डिस्प्ले करना चाहता हूं जिससे मेरा प्लेजर मैक्सिमाइज हो जाए और मेरी पेन मिनिमाइज हो जाए। इंप्लॉय एफर्ट करता है, वो बेसिकली इस पे डिपेंड करता है कि एक्सपेक्टेंसी क्या है, कि जो मैं एफर्ट करूंगा वो मेरे को क्या मिलेगा उससे। इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है, कि परफॉर्मेंस से रिवॉर्ड मिलेगा। वैलेंस और वैल्यू क्या है। अब दोबारा मैं आईएएस एग्जाम का एग्जांपल लूंगा। आईएएस एग्जाम हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन यूपीएससी में बहुत कम है, लेकिन अगर मेरे को मिल गया तो कितनी बड़ी चीज मिलेगी, वो भी एक एक्सपेक्टेंसी है। तो एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एफर्ट मैं कितना कर रहा हूं, चैलेंज कितना ले रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा हूं, चैलेंज कितना है। इंस्ट्रूमेंटेलिटी के परफॉर्मेंस से मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा, कि मैं मेहनत करूंगा तो मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा, ये इंस्ट्रूमेंटेलिटी। और बैलेंस के उस वैल्यू कितनी होगी, उसका रिवॉर्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो बेसिकली एक्सपेक्टेंसी होता है कि मैं जो एफर्ट करूंगा उससे मेरे को कुछ मिलेगा, ये मेरी एक्सपेक्टेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेलिटी मींस जो मैं परफॉर्मेंस करूंगा उससे मेरे को कोई रिवॉर्ड मिलेगा और रिवॉर्ड जो होगा वो काफी वैल्यूएबल होगा। तो जब ये तीन चीज होती है तब तुम कोई एफर्ट करते हो। मान लो आप कोई मेहनत कर रहे हो, जैसे आप देखो ना कि जब कोई एग्जाम आता है तो आप मेहनत करते हो। अभी आप लोग ये लेक्चर मेरा सुन रहे हो, मोटिवेट हो इस लेक्चर को सुनने के लिए, कारण आप ये लेक्चर सुनोगे तो आपको लगता है कि इस लेक्चर को सुन के अगर एफर्ट करोगे, लेक्चर सुनोगे तो आप परफॉर्म कर सकते हो, आपका नॉलेज बढ़ेगा और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आप परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो लेक्चर सुनने के पीछे जो एफर्ट लगा रहे हो, आप क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि इस लेक्चर में जो नॉलेज है उससे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, उससे होगा क्या? उससे रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड क्या मिलेगा? साहब मेरी जॉब लगेगी और जॉब जो होगी वो अच्छी जॉब होगी, गवर्नमेंट की जॉब होगी। ये रीजन है कि आप एफर्ट लगा रहे हो। अब मान के चलो आपका एग्जाम अभी नहीं है, तो क्या आप ये मेरा लेक्चर सुनोगे? कभी कभी नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि एफर्ट करोगे भी तो उससे परफॉर्म कहां करोगे, एग्जाम तो है नहीं। और चलो मान लो आपने एग्जाम लिख भी दिया, अगर मैं आपको बोलूं एक एग्जाम है उसको आपको लिखना है, लेकिन उस एग्जाम का कोई आउटपुट नहीं होगा, उससे जॉब नहीं लगेगी, कुछ आपको मिलेगा नहीं, तो आप बोलोगे ठीक है मैंने एफर्ट भी कर दिया, मैंने परफॉर्म भी किया, एग्जाम भी लिख दिया, लेकिन उस एग्जाम से मेरे को रिवॉर्ड क्या मिला? रिवॉर्ड तो कुछ नहीं मिला मेरे को। ये मान लो चलो मैंने बोला आपकी जॉब लग जाएगी, लेकिन जॉब ऐसी लगेगी जो आप करना नहीं चाहते, बहुत अच्छी जॉब नहीं है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट की जॉब है या कोई ऑफिशियल की जॉब है, बड़ी बेकार सी जॉब, आपके हिसाब से बेकार सी जॉब है, तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो व्रूम ये बोलता है कि ये सब चीज होनी चाहिए, एक्सपेक्टेंसी, एफर्ट। अगर मैं हार्ड वर्क करूं तो मेरे को टारगेट अपना मिल जाएगा। नंबर 2, आपको ये बिलीव भी होना चाहिए कि अगर मैं हार्ड वर्क करूं तो टारगेट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि चांस बहुत ही कम है, जैसे सपोज आपके पास 4 दिन बच जाए, 4 दिन के बाद ही एग्जाम है, तो आप हार्डवर्क करोगे भी तब भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपका एक्सपेक्टेंसी होगी नहीं एग्जाम निकालने की। इसीलिए कई लोग एक्सपेक्टेंसी बड़ी पहले छोड़ देते हैं कि सर अब तो 1 महीना बच गया, हमारा कुछ नहीं होगा, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। जिनको लगता है कि कर पाएंगे वो मोटिवेट होकर लगे रहते हैं। इंस्ट्रूमेंटेलिटी, इफ आई हिट माई टारगेट आई विल रिवार्डेड। ठीक है, अगर मैं मेहनत करूं और एग्जाम निकाल लूं तो क्या होगा? मैं अपने टारगेट तक पहुंच जाऊंगा। टारगेट क्या है? जॉब मिल जाएगी। क्या वो जॉब अच्छी है? जबरदस्त यार, आईटीआई का प्रिंसिपल लग गया, जबरदस्त। तो ये तीनों चीजें जब होंगी तब आप मोटिवेट करेंगे। तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए कौन इंडिविजुअल मोटिवेटेड है? नंबर 1, जिसको पहली बार लग रहा है कि अगर वो मेहनत करेगा तो कर पाएगा। यही मैं एज अ मेंटर आपको क्या बोलता हूं, 50 टॉपिक कर लो और वो 50 टॉपिक आप 1 मंथ के अंदर सफिशिएंटली कर सकते हो, तो 1 मंथ के अंदर ये 50 टॉपिक करो और 50 टॉपिक करके आपको मैं रियलाइज करवाता हूं कि आप कर सकते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो आप अपने टारगेट हिट कर सकते हो। टारगेट क्या है? एग्जाम निकालना, एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है,
एग्जाम निकल के उससे क्या होगा, आपका रिजल्ट आएगा, आपको जॉब लगेगी। और जॉब कैसी अच्छी है वो आप जानते हैं, जॉब अच्छी है। तो ये तीनों चीजें जब हो जाएंगी तो आप मेहनत करोगे। एडम्स इक्विटी थ्योरी, इंप्लॉय की जो परसेप्शन है कि क्या मेरे को फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं, उसके ऊपर फोकस करता है। इंडिविजुअल हमेशा अपने एफर्ट को रिवॉर्ड के साथ कंपेयर करता है अपने पीयर्स के साथ, कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं मेरे को कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, मेरे साथ वाले को कितना मिल रहा है, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं मेरे को इतना मिल रहा है, वो इतनी मेहनत कर रहा है उसको इतना मिल रहा है। तो अपने पीयर के साथ कंपेयर करता है। तो आपकी आउटपुट और आपकी इनपुट को आप कंपेयर करते हो किसी के साथ, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं मेरे को इतना मिल रहा है, मैं 5 घंटे काम कर रहा हूं मेरे को 10,000 रुपए मिल रहे हैं, वो 5 घंटे काम कर रहा है उसको 20,000 रुपए मिल रहे हैं, ऐसे कंपैरिजन करते हो आप। तो इक्विटी फेयर तब होती है अगर रेशियो इक्वल हो। अंडर पेमेंट, अंडर रिवॉर्ड इनइक्विटी, जब आपकी रेशियो कम है, आपके पीयर को ज्यादा मिल रहा है। तो अगर ओवर पेमेंट है तो उसको कम मिल रहा है, आपको ज्यादा मिल रहा है, ऐसे आपके 3 रेशियो है ये, राइट। तो ये आपकी एडम्स की इक्विटी थ्योरी। उसके लॉक्स की गोल सेटिंग थ्योरी, स्पेसिफिक गोल क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक, चैलेंजिंग और अटेनेबल। देखो आप उसी गोल को चेज करने की ट्राई करते हो जो वेल डिफाइंड हो, स्पेसिफिक हो, कि मेरे को ये एग्जाम निकालना है। चैलेंजिंग हो, चैलेंजिंग मतलब हाँ यार हर कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकता, मेहनत करनी पड़ेगी। और अटेनेबल हो, अटेन कर भी सकें आप। ऐसा ना हो कितना बड़ा गोल सेट कर लिया कि मेरे को जो है वो ओलंपिक्स में मेडल लेना है। अब ऑब्वियसली अगर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं तो कैसे लोगे आप, या मेरे को ऑस्कर जीतना है, इतना बड़ा नहीं, नोबेल प्राइज लेना नहीं, वैसा नहीं। तो आप गोल वो रखो जो अटेनेबल आपको लगता है। नंबर 2 चैलेंजिंग भी होना चाहिए, या तीसरा जो वेल डिफाइंड हो। ये 3 चीज है तो आप काम करेंगे, और साथ में रेगुलर फीडबैक भी हो, तो हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आपका आता है। ये है लॉ की गोल सेटिंग थ्योरी। तो ये चीज चाहिए आपके पास। टास्क कंप्लेक्स भी होना चाहिए जिसको सॉल्व करने का मजा है, स्पेसिफिक होना चाहिए और चैलेंजिंग होना चाहिए आपका, और कमिटमेंट आप उसमें शो करें, अच्छे तरीके से करें, तो आपका ये लॉक्स की गोल सेटिंग थ्योरी है। तो ह्यूमन का जो बिहेवियर पर्पसफुल होता है और वो पर्टिकुलर किसी गोल सेटिंग के लिए होता है। उसके बाद स्किनर की रेनफोर्समेंट थ्योरी। अब स्किनर ने रेनफोर्समेंट थ्योरी दी थी कि बिहेवियर जो है वो अपने कंसीक्वेंसेस का फंक्शन होता है। कंसीक्वेंस कि मैंने कोई बिहेवियर किया, अब उसका कंसीक्वेंस क्या हुआ, मैंने कोई काम किया उसका कंसीक्वेंस क्या हुआ। मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने एक वीडियो बनाया और मैंने देखा कि यार बहुत बच्चों ने उस वीडियो को देखा, मेरा वीडियो बनाना बिहेवियर था, बहुत से बच्चों ने उसको देख लिया, वो कंसीक्वेंस है। अब सपोज बहुत बच्चों ने वो वीडियो देख लिया, तो क्या मैं वैसा ही वीडियो एक और बनाना चाहूंगा? आंसर है यस। अब इसका रिवर्स सोचो, मैंने वीडियो बनाया और किसी ने नहीं देखा, तो क्या मैं दोबारा वो बिहेवियर डिस्प्ले करूंगा वीडियो बनाने का? नहीं। यही है। तो आपका अगर आप जो काम करते हो उसके लिए आपको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलती है। मेरे लिए रेनफोर्समेंट क्या है, कितने बच्चों ने उसको वीडियो को देखा, तो रिवॉर्ड मिला मेरे को, तो मैं बिहेवियर दोबारा करूंगा। अगर नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिली तो मैं बिहेवियर वो नहीं करूंगा। यही था स्किनर का रेनफोर्समेंट मॉडल। लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं इसको, कि हमारा जो बिहेवियर है, जो उसका कंसीक्वेंस है, वो डिसाइड करता है कि हम उस बिहेवियर को दोबारा रिपीट करेंगे कि नहीं। तो रेनफोर्समेंट क्या होता है? रिवॉर्ड। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, और पनिशमेंट वगैरह भी हो सकती है। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट, एक्सटिंक्शन। स्टिमुलस होता है जो आप करते हो, राइट? तो अगर बिहेवियर आपका रिवॉर्डिंग है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिल रही है, तो आप रिपीट करोगे। नेगेटिव रेनफोर्समेंट, अगर आपको नेगेटिव हो रहा है, आपका जो बिहेवियर आपने डिस्प्ले किया उससे रेनफोर्समेंट नेगेटिव है, तो आप नहीं करोगे। पनिशमेंट, अनफेवरेबल कंसिक्वेंस। एक्सटिंक्शन, आप रिवॉर्ड को विदहोल्ड कर लेते हो। फिर ये क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, तो 20 क्वेश्चंस बनाए हैं उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे आपका फरवरी वाला एग्जाम आया था महाराष्ट्र का, उसी पैटर्न पे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको 4 चॉइस देगा, एक उसमें से सही होगा, और दूसरी तरह का क्वेश्चन आपका होता है जिसमें वो आपको ऐसे 3 स्टेटमेंट देगा, उसमें से कॉम्बिनेशन बनाएगा। ये 2 तरह के क्वेश्चन आपके फरवरी वाले एग्जाम में थे, उसी के ऊपर हमने भी इसको आपको ये 2 तरह के क्वेश्चन बनाए। इनको करो फ्रेंड्स। टिपिकली हमारा वीडियो 20 से 25 मिनट का होता है, फिर डॉक्यूमेंट आप करोगे, फिर क्वेश्चन करोगे, और उसमें से आपका एग्जाम में ये निकल जाएगा। 50 ऐसे टॉपिक्स जो आप कर सकते हो, मेरे को लगता है 10 से 15 दिन में आप कर सकते हो। अभी टाइम काफी है। आज आप देख लो 18 जुलाई हुई है, और हम इसको 20 जुलाई तक 50 टॉपिक आपको दे रहे हैं। 18 जुलाई तक, 20 जुलाई तक अगर आप 50 टॉपिक आपको मिल जाते हैं, तो मेरे को लगता है आप
जुलाई में इसको कंप्लीट कर लोगे और 16 अगस्त को आपका एग्जाम है। तो योरपीडिया के साथ तैयारी करना स्टार्ट करो, आई एम वेरी श्योर आप इस एग्जाम को निकाल लोगे। थैंक यू।